गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। क्लास 9 का द फ्रेंच रेवोल्यूशन इस लेसन को हम पढ़ रहे हैं। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट फ्रॉम सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोनार्ची। लेट 18th सेंचुरी में क्या हुआ था? सी इन 1774 में लुइस 16 ये बोरबोन फैमिली से था और मोनार्ची में फ्रांस के अंदर राजा हमेशा एक रॉयल फैमिली से आता था। द किंग हु केम फ्रॉम अ रॉयल फैमिली बिकेम द किंग। इन 1774 लुइस 16 ऑफ द बोरबन फैमिली ऑफ द किंग ascended on the throne of France। ascended राजा बना। 1774 में लुइस 16 राजा बने और उसके बाद में एट द एज ऑफ 20 he married to the Austrian princess मैरी एंटोनेट। तो लुइस 16 की शादी मैरी एंटोनेट के साथ में हुई उम्र के 20 साल में। एज ही बिकेम द किंग ही फाउंड दैट हिज ट्रेजर वॉज एम्प्टी। उनका ट्रेजर काफी एम्प्टी था। नाउ व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? ये ट्रेजर एम्प्टी क्यों था? लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर दैट ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। पिछले कई सालों से एक वॉर चल रहा था जिसकी वजह से फ्रांस अपना रिसोर्स ये अपने मित्र राष्ट्र को दे चुका था। दैट एडेड टू द वॉर कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द एक्स्ट्रावैगेंट कोर्ट ऑफ द इमेंस पैलेस ऑफ वसाई। एज यू नो, आप सभी को पता है किंग लुइस 16 जिस पैलेस में रहते थे वो वसाई का पैलेस एक काफी बड़ा था और इसको मेंटेन करने के लिए काफी एक्स्ट्रावैगेंट पैसा खर्चा हुआ करता था। अंडर लुइस 16 France had the 13 American colonies to gain their freedom against their common enemy Britain। Actually, एक बात आप ध्यान में रखो कि फ्रांस का दुश्मन इंग्लैंड था और ब्रिटेन था और 13 अमेरिकन कॉलोनीज को एक्चुअली 13 अमेरिकन कॉलोनीज जो अमेरिका की थी ब्रिटिशर्स ने उन पे कब्जा करके रखा था। तो अमेरिका को उनसे आज़ादी दिलाने के लिए ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध करने के लिए फ्रांस ने अमेरिका को हेल्प किया था। द वॉर एडेड मोर देन $1 billion livers एज अ डेट ऑलरेडी रिजन टू मोर देन 2 million livers। इस कर्जे की वजह से और फ्रांस के ऊपर 2 मिलियन लीवर करेंसी इतना कर्जा होगा। लीवर उस समय की करेंसी थी 17th सेंचुरी की। और लेंडर्स who gave the money to the state credit, now they began to charge 10% interest on loan। जिन लोगों ने फ्रांस की सरकार को कर्जा दिया था वे लोग अब 10% के साथ में इंटरेस्ट के साथ में लोन की डिमांड कर रहे थे। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट was obliged to spend an increased percentage of its budget on intense payment alone। अब ये सब कुछ खर्चा फ्रांस की सरकार को अकेला ही खर्चा करना पड़ रहा है। एक्चुअली सी एक तरफ वॉर हुआ, वॉर के लिए फ्रांस ने हेल्प किया और आप जानते हो अ किंग हैज टू परफॉर्म सो मेनी ड्यूटीज। व्हाट डिड द किंग हैज टू डू? एक राजा को क्या करना पड़ता है? टू मेंटेन रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी को पैसा खर्चा करना है, कोर्ट चलाना है, गवर्नमेंट सरकार चलानी है, यूनिवर्सिटी चलानी है। सो द किंग इंक्रीज द टैक्सेस। राजा ने टैक्सेस बढ़ा दिए। अब सरकार चलाने के लिए, कोर्ट मेंटेन करने के लिए, सरकार के डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस रन करने के लिए, यूनिवर्सिटी चलाने के लिए सरकार को पैसा चाहिए। तो सरकार क्या कर रहा है? गवर्नमेंट क्या कर रहा है? लुइस 16 क्या कर रहा है? 18th सेंचुरी में जैसे राजा बन गया, ट्रेजर एम्प्टी हो गया, अब राजा टैक्स बढ़ा रहा है। Yet even the measures would not have suffered। French society to the 18th century was divided into 3 states. Only the member of the third state paid the taxes। Now you can see this figure. You will come to know that France was divided into 3 parts। अब फ्रांस 18th century में first clergy is first state, second state nobility and see the third state। अब third state में बिग बिजनेसमैन है, मर्चेंट्स है, कोर्ट्स है, ऑफिशियल है, लॉयर्स है, peasants है, artists है, small peasant, landless, laborers and sailors। One more time we will see। First clergy, ये अभी टैक्स पे नहीं करते हैं। सेकेंड नोबिलिटी, ये भी टैक्स नहीं पे करते हैं। तो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट
दे आर हैविंग एग्जम्पशंस ऑफ पेइंग टैक्सेस। तो क्लर्जी और नोबिलिटी टैक्स पे नहीं करते, ओनली द थर्ड स्टेट पेइंग द टैक्सेस। अब थर्ड स्टेट में भी 3 पार्ट्स है, बिग बिजनेसमैन है, मर्चेंट्स है, लॉयर्स है, कोर्ट्स है और कोर्ट्स ऑफिसर्स है। देन उसमें सेकंड पार्ट में पीजेंट्स, आर्टिस्ट जिनके पास में थोड़ी बहुत जमीन है, आर्टिस्ट है कुछ लोग। और बॉटम में आप देखोगे एक छोटे किसान है, स्मॉल पीजेंट्स है, लैंडलेस लेबर्स है जो मजदूर है, और सर्वेंट्स है जो सर्वेंट दूसरों के घर में या नोबल के घर में या क्लर्जी इनके घर में सर्वेंट के रूप में काम करते हैं। नाउ सी 18th century was divided between 3 states. Now we will come to the second para. I hope सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थर्ड स्टेट थर्ड स्टेट only pay the taxes. First state and second state having exemption from paying taxes. Now this state was a part of the feudal system that dated back to the Middle Ages. The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789. समाज 3 हिस्सों में बटा था 18th सेंचुरी में, जहां फ्रांस के अंदर 1789 के बीच में, जैसे आपने फिगर 2 में देखा, सोसाइटी 3 स्टेट में बटी है। क्लर्जी नोबिलिटी टैक्स पे नहीं करता है, ओनली द थर्ड स्टेट पेइंग टैक्सेस। आगे बढ़ते हैं। फिगर 2 shows how the system of this state in France society was organized. आपने देखा कि फ्रांस में कैसा समाज 3 हिस्सों में बटा है। जो पीजेंट्स है उसमें से 90% जो पॉपुलेशन है वे स्मॉल नंबर्स इन नंबर्स है, मतलब जो किसान थर्ड स्टेट में है उन किसानों के पास में थोड़ी बहुत जमीन है। नाउ सम पीपल हैव दी ओन लैंड दे कल्टिवेटेड। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय द नोबल्स। 60% अगर नोबल की बात की जाए और चर्च की बात की जाए तो चर्च और नोबल्स के पास में ही जमीन है। ओनली द रिच मेंबर्स, जो रिच पीपल है थर्ड स्टेट के, उनके पास अपनी खुद की जमीन है। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट स्टेट दैट इज क्लर्जी एंड सेकेंड स्टेट दैट इज नोबिलिटी, दे एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस। नाउ व्हाट डू मीन बाय प्रिविलेजेस? प्रिविलेजेस क्या होता है? प्रिविलेजेस सर्टेन राइट्स बाय बर्थ होता है कि जहां पे क्लर्जी और नोबिलिटी दोनों टैक्स नहीं पे करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द एग्जम्पशन ऑफ पेइंग टैक्सेस दैट इज द स्टेट, दोनों फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट टैक्स पे नहीं करता है, फेडरल ड्यूज से वे आजादी हैं, और दोनों ये टैक्स लेते हैं पीजेंट्स से। पीजेंट्स वेर ऑब्लिग टू रेंडर द सर्विस टू द लॉर्ड, टू वर्क इन हिज हाउस, फील्ड एंड टू सर्व द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स। अब आप बात करते हैं पीजेंट्स की। नोबल जो है, जो लैंडलॉर्ड्स है, जो किसानों को अपने घर में, खेत में, आर्मी में या रोड कंस्ट्रक्शन करने के लिए यूज करते हैं। मीन्स व्हाट वी हैव सीन, थर्ड स्टेट के लोग, द पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट, दे आर गिविंग सर्विसेज टू द नोबल्स। नोबल्स को सर्विस दे रहे हैं, यहाँ घर में, खेत में, आर्मी में, रोड बिल्डिंग के लिए काम कर रहे हैं। से नाउ द रोल ऑफ चर्च, चर्च की बात करते हैं। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड ए शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टाइथ फ्रॉम द पीजेंट्स। जैसे आपने देखा कि सेकेंड स्टेट के लोग, नोबल्स जो है वो सर्विसेज लेते हैं। अब चर्च क्या करता है? चर्च भी थर्ड स्टेट के लोगों से टैक्स लेता है, उसको टाइथ कहा जाता है। और फाइनली ऑल द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस ऑन द स्टेट। सारे थर्ड स्टेट के लोग सरकार को भी टैक्स पे करते हैं। दिस इंक्लूड अ डायरेक्ट टैक्स, इट इज कॉल्ड एज टैली। देखो, सेकेंड स्टेट को, नोबल्स को सर्विसेज दे रहे हैं, चर्च टाइप नाम का टैक्स ले रहा है, और जो चर्च और भी सरकार जो है डायरेक्ट टैक्स ले रही है टैली नाम का। एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वेर लेविड ऑन द आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शन। सी द रोज डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, टोबैको कंजप्शन है, सो ऑल दिस ऑल थिंग्स वी यूटिलाइज इन अवर डेली लाइफ। तो इन सारी चीजों के ऊपर सुबह से लेकर शाम तक जो भी आप चीजें इस्तेमाल करते हो, उन सारी चीजों पे भी आपको टैक्स पे करना है। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज दैट इज लेविड ऑन द थर्ड स्टेट ओनली थर्ड स्टेट ही टैक्स पे करता था। सी न्यूवर्स आर हियर, सो विल सी लीवर उस समय के यूनिट करेंसी हुआ करता था।
और ये 1794 के बाद में बंद हो गया। क्लर्जी ऐसे ग्रुप ऑफ लोग हैं कि जो स्पेशल चर्च में फंक्शन करते हैं, और टाइथ एक टैक्स है कि जो चर्च में लिया जाता है, टैली एक टैक्स है जो डायरेक्टली थर्ड स्टेट लोग पे करते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। आज हमने फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट की बात की 18th सेंचुरी की। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I hope everything is clear to you. Bye children. Have a good day.